तो हम लोगों के थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। इससे पहले हम आपको बताए थे कि कांट ने वायवीय राशि परिकल्पना दिया था। याद है कांट महोदय ने क्या कहा था? कांट महोदय ने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है वहां पर बहुत छोटे छोटे कण थे जो आपस में आए, टकराए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदला और वो घूमने लगा, उससे 9 गोलाकार छल्ला निकला। जो बच गया वो सूर्य और जो निकला वो क्या कहलाया? ग्रह। वो पहले हम लोग कांट की वायवीय राशि परिकल्पना पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? जीन्स और जेफ्रे का थ्योरी बताए थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारा सूरज है, सूरज के पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा, जिसके वजह से उस तारा के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सूरज में कुछ उभार हुआ, सूरज से कुछ निकला और वो निकल के तारा का तरफ जाने लगा। जब तारा बहुत दूर चला गया तो निकला हुआ चीज ना तारा का तरफ जा सका, ना सूरज में आके मिल सका, बल्कि धरती के चारों तरफ कुछ ही करने लगा। उसके चारों तरफ जो था, जिससे निकला सूरज से, उसके चारों तरफ क्या करने लगा? चक्कर लगाने लगा। ये परिकल्पना लिखा हुआ भी है और बताए भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा वायवीय राशि परिकल्पना किसने दी, तो आप बोलिएगा कांट ने। किसने? कांट ने। ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया? जीन्स और जेफ्रे ने। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेफ्रे। ठीक है, ये पहले वाला है जिसको आप नोट करना। अगर डाउट रहेगा तो वहां से पूछना तो पड़ेगा उसको, वो तो नहीं पढ़े आप लोग। देखो इसमें देखो क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी जो है ना, आधुनिक सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है? किस चीज का नियम है? ये इस चीज का सिद्धांत है कि हमारा पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी बनी कैसे, उसका नया थ्योरी का क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। पृथ्वी कैसे बनी, उसका सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अब कौन सा सिद्धांत है, क्या है, जरा पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक छोटा सा कण है, इस कण का नाम हम दिए एकाकी कण, जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। मतलब एक समय था जब पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से कण में था, एक छोटा सा कण में पूरा ब्रह्मांड था। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका डेंसिटी सोचो, पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ के एक छोटे से कण में आ गया, इसका डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। और जब डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। अचानक क्या हो गया? विस्फोट। विस्फोट का टाइम क्या था? 1 सेकेंड का 1000 टुकड़ा कर देंगे ना, तो 1,000वां भाग है ना, 1,000वां भाग जो है विस्फोट का समय था। सोचो कितना कम समय में विस्फोट हुआ। 1 सेकेंड कितना जल्दी पार हो जाता है, उसका 1,000वां भाग कितना जल्दी पार हो जाएगा? नहीं पार हो जाएगा। तो 1 सेकेंड के 1,000वें भाग में ये विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर ब्रह्मांड बना। कैसे बना? पूरा ब्रह्मांड एक छोटा सा कण में था, उसको क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी। इसमें विस्फोट हुआ तो क्या बना? ये बना। ये कौन चीज दिख रहा है? आकाश गंगा बना। धीरे धीरे आकाश गंगा देखो एक दूसरे से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। आज के समय में भी यही हो रहा है, जितने भी आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाश गंगा क्या होता है? तारों का समूह, बहुत सारा तारों का जो झुंड रहता है उसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। बात समझ में आया? तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो इसको विस्फोट से क्या बना? आकाश गंगा। आकाश गंगा में क्या रहता है? तारा। क्या रहता है? उसमें भी विस्फोट हुआ तो तारों से क्या बना? सूर्य भी तो एक तारा है ना। सूर्य से क्या बना? हमारा धरती। हमारा धरती से क्या बना? उपग्रह। कौन है? चांद। तो इसके विस्फोट से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड मतलब बहुत सारा आकाश गंगा बना। आकाश गंगा में जो विस्फोट हुआ होगा उससे क्या बना? उससे क्या बना? उससे ग्रह बना, मतलब तारा। आकाश गंगा में क्या है? तारा। और हर एक तारा से क्या बना? ग्रह बना। और ग्रह से क्या बना? उपग्रह। फिर से सुनो, सिंगुलैरिटी से क्या बना? आकाश गंगा। आकाश गंगा में क्या है? तारा। तारा से क्या बना? ग्रह। ग्रह से क्या बना? उपग्रह। इस तरह करके बना। और सब एक दूसरे से किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये बात किसने बताया? ये बात बताते हैं हबल महोदय। हबल ने कहा ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार। विस्तार हो रहा मतलब ब्रह्मांड एक दूसरे से क्या जा रहा? ब्रह्मांड में आकाश गंगा एक दूसरे से क्या जा रहा? दूर जा रहा।
अच्छा, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो 1905 में किसने प्रस्तुत किया? सर फ्रेड हाइले ने इस सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की कि ऐसा हुआ होगा, परिकल्पना ऐसा हुआ होगा, और यही आज के समय में माना जाता है, यही आज के समय में माना जाता है। तो आज के समय में क्या माना जाता है? अचानक सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ और उससे हमारे पूरे ब्रह्मांड बने, ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी है वो बना, वहां पर तारा है, तारा से क्या बना? हमारा ग्रह बना, ग्रह से क्या बना? उपग्रह बना, ऐसे ही बना। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन से थ्योरी के तहत? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने बताया? हबल ने। किसने बताया? हबल ने। परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? फ्रेड हाइले, सर फ्रेड हाइले। इसमें क्या बोला गया? 100 साल पहले क्या हुआ? एक पुराना पदार्थ है, यही पुराना पदार्थ को क्या बोला गया? आद पदार्थ। क्या बोला गया? 15 अरब वर्ष पहले एक आद पदार्थ था, इस आद पदार्थ में क्या हुआ? विस्फोट, और विस्फोट होने से क्या बना? हमारा ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब से हुई? 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। ठीक है, यहां तक हमारा बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। इसको समझने से पहले ये देखो कि हमारी पृथ्वी का जन्म आज से कितना साल पहले हुआ? 4.8 अरब। बहुत अच्छा। कहीं कहीं लिखा रहता है 4.6, कहीं कहीं लिखा रहता है 4.5। ठीक है, तो 4.5 ही समझते हम लोग। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ। किससे? सूर्य से। किससे जन्म हुआ? जब हमारी धरती सूर्य से निकली उस समय गर्म थी, धीरे धीरे धरती क्या हुई? ठंडा हुई। लेकिन अभी भी अंदरूनी भाग कैसा है? गर्म है। कैसा है? पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है, धरती के अंदर कैसा है, इसको जानने के लिए धरती के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, इतना गर्मी है। जब हम 100 किलोमीटर के अंदर देखते हैं धरती के नीचे, तो उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो कि गुरुमंडल का ही क्या है? एक हिस्सा है। एस्थेनोस्फीयर इतना गर्म है, इतना गर्म है कि वहां पर चट्टान, वहां पर खनिज सब पिघला हुआ है। ये जो आप देखते हो ना कि ज्वालामुखी का उत्पत्ति हो रहा है, ज्वालामुखी के नीचे से मैग्मा आ रही है, ये मैग्मा कहां से आती है? बीच से थोड़ी आती है, ये 100 किलोमीटर के गहराई से ही आती है, एस्थेनोस्फीयर से। कहां से आती है? एस्थेनोस्फीयर। इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल? दुर्बलता मंडल। दुर्बल है क्योंकि कमजोर है, सब गला हुआ है अंदर में, सब कमजोर है। दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी की क्या होती है? उत्पत्ति। इस धरती के अंदरूनी हिस्सा के बारे में कैसे पता चलता है? भूकंपीय तरंगों से। कैसे? भूकंपीय तरंगे। बाद में जाके आपको बताएंगे भूकंपीय तरंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, क्या होता है, सब समझेंगे। तो धरती के अंदरूनी हिस्सा के बारे में हमें भूकंपीय तरंगों से पता चलता है। और क्या पता चलता है? कि हमारा धरती का 3 भाग है। सबसे पहला वाला जो ऊपर का लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? यानी कि भूपरपट्टी, जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा क्या है? भूपरपट्टी। जस्ट भूपरपट्टी के नीचे जो है वो कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? प्रवार या गुरुमंडल। ये गुरुमंडल वाला हिस्सा है। ठीक इसके नीचे में आ जाएंगे, वो कहलाता है कोर। क्या कहलाता है? और कोर को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र मंडल। क्या कहते हैं? केंद्र मंडल। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर में क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और अंदर वाला कोर। सबसे ऊपर भूपरपट्टी, बीच वाला प्रवार या गुरुमंडल, और सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? केंद्र मंडल। ऐसे समझो आपके पास एक बॉयल एग है, बॉयल किया हुआ एग। उस एग के ऊपर का लेयर आप देखो, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो लेयर बहुत ज्यादा मोटा है? नहीं, पतला है बट स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर वाला हिस्सा को आप देखो, वो ऊपर का लेयर हटा के व्हाइट वाला हिस्सा को अगर देखोगे तो हिस्सा कैसा दिखेगा? आपको बहुत बड़ा हिस्सा दिखेगा, व्हाइट वाला नहीं दिखता है? सबसे ज्यादा बड़ा व्हाइट वाला हिस्सा रहता है और वो बाकी हिस्सा से मोटा होता है। उसके अंदरूनी हिस्सा में देखेंगे तो छोटा सा गोल जैसा रहता है ना?
तो उसी तरह हमारा धरती है, ऊपर का जो भूपरपट्टी है बहुत ज्यादा क्या है, पतली। क्या है, भूपरपट्टी पतली है। कैसी है, पतली। जो मेंटल है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन, मेंटल। ठीक अंडा का व्हाइट वाला का जैसा सबसे बड़ा हिस्सा है। और येलो वाला क्या सबसे बड़ा था, नहीं था, एकदम बीच में था। और जब उसको अंडा को तोड़ोगे तो बीच में थोड़ा ज्यादा ही गर्म लगेगा, है ना, गर्म लगता है। बीच वाला हिस्सा कौन है, ये है कोर। क्या है, कोर। तब एक से समझो कि सबसे ऊपर का हिस्सा जो सॉलिड होता है, पतला होता है, भूपरपट्टी। बीच का हिस्सा जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, मेंटल। एकदम अंदर का हिस्सा जो गर्म होता है पूरा एकदम, उसको क्या बोलते हैं, कोर। क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूपरपट्टी के बारे में, यानी कि क्रस्ट के बारे में। अब देखो क्रस्ट के बारे में क्या है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, ये बाहर वाला परत का क्या नाम है, क्रस्ट। बाहर का परत कैसा होता है, अभी क्या बोले, ठोस होता है। कैसा होता है, यानी कि सॉलिड। कैसा होता है, अब भंगुर होता है। जैसे अंडा का छिलका तोड़ोगे कैसे टूट जाता है, नहीं टूट जाता है, उसी तरह धरती के बाहर का हिस्सा भंगुर होता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसकी मोटाई कितनी होती है क्रस्ट की, ज्यादा नहीं, 5 से लेकर 35 किलोमीटर, 5 से 35 किलोमीटर। और क्रस्ट कितने टाइप का होता है, दो तरह का। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय भूपरपट्टी, एक होता है ओसेनिक क्रस्ट जिसको बोलते हैं महासागरीय भूपरपट्टी। अब कैसे जरा समझो, ये हम कहां से निकाले, ये हम ऐसे निकाले, बीच का हिस्सा ऐसे निकाल दिए, और यहां पर मेरा पहाड़ था और यहां पर समुंदर था। ध्यान से देखना, तो हमने क्या बोला, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां तक क्या है, ये क्या है, क्रस्ट। तो इस हिस्सा को क्या नाम दे दिए हम लोग, क्रस्ट। क्या नाम दे दिए हैं, क्रस्ट। ठीक उसके नीचे देखो ये वाला हिस्सा यहां पर, इसका क्या नाम है, गुरुमंडल यानी कि मेंटल। और बीच का हिस्सा का क्या नाम है, केंद्र मंडल। तो यहां पर देखो ये हिस्सा दिख रहा है, केंद्र मंडल। जैसे केक कैसे काटते हैं, यहां से काट के वहां चिपका दिए, बस समझ में आया। अब जिसके ऊपर सागर है, जमीन के ऊपर ही तो सागर होगा कि नहीं होगा, जो सागर है उस सागर वाला हिस्सा यहां पर क्या कहलाएगा, ओसेनिक क्रस्ट। कैसा क्रस्ट, क्रस्ट तो है लेकिन सागर वाला क्रस्ट है ना, तो क्या नाम रहेगा, ओसेनिक क्रस्ट, महासागरीय। क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी, इसको क्या बोलेंगे, महासागरीय भू, क्योंकि जमीन के ऊपर क्या है, महासागर। क्या है, अगर जमीन के ऊपर महासागर नहीं है तो क्या बोलेंगे, पहाड़ वगैरह है या कुछ नहीं है, प्लेन जमीन है, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे महाद्वीपीय भूपरपट्टी। क्या बोलेंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय भूपरपट्टी। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, महासागरीय भूपरपट्टी। तो भूपरपट्टी कितना हो गया, दो। एक महाद्वीपीय भूपरपट्टी जिसका ऊपर हम लोग रहते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और एक महासागरीय भूपरपट्टी। ठीक है, तो भूपरपट्टी कितने होते हैं, दो। अब इसको हम लोग और एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है भैया बोल रहे हैं, हाँ बोलो भैया आगे का सवाल है, पीछे में जब लिखे भूपरपट्टी का मोटाई 5 से 35 किलोमीटर और अभी यहाँ पे 30 से 35 क्यों लिखे, हाँ क्यों लिखे, यही तो, यही सवाल है इसका। बहुत अच्छा सवाल। ये है कि ये 30 से 35 और यहाँ पर 5 कैसे हो गया, इसका जवाब सुनो। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो क्रस्ट है इसको आप कौन सा क्रस्ट कह रहे हो, ओसेनिक क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। और इस क्रस्ट का क्या नाम है, इस क्रस्ट का क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई कितनी हो सकती है, ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई यहां से यहां तक का मोटाई देखो, इसको बोलेंगे ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई। अच्छा, ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई पानी से देखें कि जमीन से देखें, जमीन से देखेंगे ना, कहां से देखेंगे, जमीन से। ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई ये रही, ये ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई है। ये कितना हो सकता है, 5 किलोमीटर। कितना, तो वहां पर जो लिखे थे 5, इसका मतलब ये क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर से कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई कितनी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहां तक होगा, यहां तक, है ना। इस क्रस्ट की मोटाई कितनी हो सकती है, इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक हो सकती है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंचेगी, 35। अभी 30 ही मानो, है ना। तो 30 किलोमीटर तक किसकी मोटाई हो सकती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
और 5 ओसेनिक भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 5 35। तो 35 तो पहुंच गया। 35 ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 35। अब कम से कम कितना होगा? ये वाला होगा, कितना होगा? 5। बस समझ में आया? तो ओसेनिक क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 30 से कितना हो सकती है? 35। एग्जैक्ट 30 थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, तो 35 तक जा सकता है। अगर जाएगा तो फिर इसकी पूरी मोटाई कितना हो सकती है? 40 तक भी पहुंच सकती है ना? ठीक है जी। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या होता है? यहां पर क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है? सिलिकॉन, और इसके वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या बोलेंगे? सियाल। क्या बोलेंगे? कौन से खनिज होंगे? सिलिकॉन होगा और एल्यूमिनियम। क्यों पता है? क्योंकि ये हल्का है। एल्यूमिनियम हल्का होता है किससे? मैग्नीशियम से। तो हल्का वाला किधर जाएगा? ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, जब हमारी धरती बनी थी उस समय जितने भारी भारी चीज थे सब अंदर चले गए और जितना हल्का हल्का चीज था सब ऊपर आ गया। नहीं तो एक काम करना, आप गिलास में बालू, मिट्टी, पत्थर, पत्ता सब डाल देना, ठीक है? उसका घोल तैयार करना, मिला के कहीं रख देना कुछ देर के लिए। देखना जो भारी भारी पत्थर होगा नीचे बैठ जाएगा, उससे हल्का पत्थर उसके ऊपर, पत्ता उतना ऊपर तैर रहा होगा एकदम। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे हल्का किधर रहेगा? ऊपर। उससे भारी नीचे, उससे भारी नीचे, सबसे भारी नीचे। धरती के एकदम केंद्र में पता है क्या है? धरती के केंद्र में है, आपको नीफे दिख जाएगा, निकेल और फेरस। सबसे ज्यादा भारी है लोहा और निकेल, तो सबसे अंदर में होता है लोहा और निकेल। और हल्का एल्यूमिनियम है तो ऊपर में होता है, और बीच में कौन सी हो जाता है? मैग्नीशियम। और सिलिकॉन बहुत ज्यादा है तो पूरा एरिया में कौन सी रहता है? सिलिकॉन। बस समझ में आया? तो अब बताओ कि धरती के सबसे ऊपरी भाग में क्या है? मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या देखने को मिलता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और ये ओसेनिक क्रस्ट में क्या देखने को मिलेगा? सिलिकॉन, मैग्नीशियम। सिलिकॉन, मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होते हैं उसमें कौन सा पत्थर? ग्रेनाइट। ओसेनिक क्रस्ट में कौन सा चट्टान? बेसाल्ट। दोनों में से हल्का कौन है? ग्रेनाइट। भारी कौन है? बेसाल्ट। बस समझ में आया? बाद में जाके आप देखेंगे जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसेनिक क्रस्ट एक दूसरे के पास आते हैं। हमारी जो धरती है ना, वो धरती कई प्लेटों में बटी हुई है, कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आती है। तो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसेनिक एक दूसरे के पास आते हैं तो चूंकि ओसेनिक भारी होते तो किधर चल जाते हैं? नीचे। किधर चल जाते हैं? और कॉन्टिनेंटल किधर चल जाते हैं? ऊपर। तो ये बाद में देखेंगे ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, नहीं होता उसमें। बात समझ आया? तो हमेशा कॉन्टिनेंटल और क्रस्ट एक दूसरे के पास आएगा तो कॉन्टिनेंटल नीचे और ओसेनिक नीचे और कॉन्टिनेंटल ऊपर। ओसेनिक क्या होता है? भारी। कॉन्टिनेंटल क्या होता है? हल्का। ओसेनिक क्यों भारी होता है? क्योंकि उसमें कौन सा चट्टान होता है? बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टान कैसा है? भारी। कॉन्टिनेंटल क्यों हल्का होता है? क्योंकि कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट क्या होता है? हल्का। ठीक है, अभी तक हम लोग क्रस्ट के बारे में देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल क्या होता है और कोर क्या होता है। ठीक है, मेंटल के बारे में अगर देखेंगे तो मेंटल कहां से शुरू होता है? एक्चुअल में मेंटल का शुरुआत 35 किलोमीटर से होती है। यहां से यहां तक की गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से मेंटल शुरू होती है और कहां तक जाती है? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक। ये जो 2900 किलोमीटर तक का जो मेंटल है ना, नीचे वाला, इसको बोलते हैं लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं? लेकिन ये जो 35 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा है जो मेंटल, शुरुआत से जो मेंटल स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर मोस्ट मेंटल, यानी कि सबसे ऊपर का मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल कौन है? 5 से 100 किलोमीटर वाला अपर मोस्ट मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहां से यहां तक कौन सा क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पूरा जो ब्लैक कर दिए हैं ओसेनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओसेनिक क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 0 से लेकर
कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। यही होगा ना, यहां से तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्थल मंडल। कौन सा मंडल? तो स्थल मंडल कितना से? जीरो से लेकर 100 किलोमीटर। स्थल मंडल में क्या क्या आता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, ओसेनिक क्रस्ट आता है और अपर मोस्ट मेंटल आता है। अपर मोस्ट, इस अपर मोस्ट मेंटल के नीचे यानी 100 किलोमीटर से नीचे जाएंगे तो 200 किलोमीटर तक में धरती में क्या है, यहां पर सब कुछ पिघला हुआ है, सब कुछ पिघल गया है, जिसकी वजह से ये वाला जो परत है ना ये हो गया है दुर्बल। क्या हो गया है? दुर्बल मतलब कमजोर। और यहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी से क्या निकलती है? मैग्मा। क्या निकलती है? मैग्मा। अब बाहर आ जाती है तो मैग्मा को क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? यहीं से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। कहां से? 100 से लेकर 200 किलोमीटर वाले एरिया में। तो ये जो क्षेत्र है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एस्थेनोस्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? एस्थेनोस्फीयर। ये दुर्बल मंडल है। कैसा मंडल है? दुर्बल मंडल। क्या बहुत ज्यादा पिघला है? हल्का हल्का सॉलिड है, जेली टाइप का होगा। कैसा होगा? जेली। पार्शियली मोल्टन मतलब आंशिक रूप से पिघला यहां पर होगा, लेकिन गर्मी यहां बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से चीजें क्या हो गई है? पिघल चुकी है। क्या हो चुकी है? तो एस्थेनोस्फीयर में चीजें पिघला हुआ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पिघला हुआ है। पार्शियली मोल्टन है यानी हल्का हल्का क्या है? पिघला हुआ है। एस्थेनोस्फीयर के नीचे आएंगे तो 200 से लेकर 670 किलोमीटर तक को बोलते हैं अपर मेंटल, है ना। उस अपर मेंटल के नीचे आएंगे तो कौन सा मेंटल? लोअर मेंटल। कौन सा मेंटल? तो मेंटल का दो भाग, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। लोअर मेंटल 670 से 2900 और 670 के ऊपर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अपर मेंटल। कौन सा मेंटल? अपर मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल कितना होगा? 35 से लेकर 100 किलोमीटर। 35 से लेकर 100 किलोमीटर। अब इस मेंटल की दुनिया से बाहर आते हैं तो नीचे देखते हैं, यहां पर आपको दिखता है 2900 से लेकर 6370। ये क्या है 6370? आपको पता है? आप अगर धरती को देखोगे ना तो पूरा पृथ्वी का केंद्र तक जाने के लिए ये जो गहराई होगी, धरती से परत से लेकर स्टार्ट करेंगे केंद्र तक जाएंगे तो इसकी गहराई कितनी होती है? 6370। इसी वाले हिस्सा को तो हम लोग उठाए हैं, है कि नहीं? तो केंद्र तक में गहराई कितनी होगी? 6370। कोर का दो भाग, एक कहलाता है आउटर कोर। क्या कहलाता है? और एक कहलाता है इनर कोर। क्या कहलाता है? बाहर वाला कोर ना मोल्टन है, पिघला हुआ है, और अंदर वाला कोर क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। ठीक है। बाहर वाले कोर की गहराई कितनी होगी? 2900 से लेकर 3150 किलोमीटर। और अंदरूनी वाला कितना होगा? 3150 से लेकर 6370। अच्छा, आप देखोगे, आप सोचोगे कि अंदर जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगा। जब यहां जाते बहुत गर्मी बढ़ गया तो सॉलिड कैसे हो गया? ये तो और ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। पता है सॉलिड कैसे हो गया? ये दबाव के कारण। जब दबाव बढ़ती है ना तब किसी भी चीज को पिघलने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है। यहां पर इतना ज्यादा दबाव है कि उस हिसाब का टेम्परेचर नहीं है। मेरी बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है और यहां पर कोई वस्तु है, यहां उतना दबाव है जितना तापमान के अकॉर्डिंग यहां पर दबाव है, जिसकी वजह से यहां पर चीजें क्या हो गई है? पिघल गई है। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो इसके कंपेयर में यहां तापमान तो बढ़ा, है ना, लेकिन दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसके वजह से यहां पर चीजें पिघल नहीं पाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, दबाव कम होने पर किसी भी चीज को पिघलने के लिए तापमान क्या चाहिए? कम होने पर तापमान कम, दबाव ज्यादा होने पर तापमान ज्यादा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। आप पहाड़ में चले गए, चढ़ गए वहां पर, आज जाके बोले पिकनिक मनाएंगे। अब हम पहाड़ में चढ़ के दाल बना रहे हो। दाल को बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए था जब जमीन में बना रहे थे, तब पहाड़ में चढ़ के वहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस देने लगे, जल गया दाल। बोला ये कैसे हो गया? घर में तो ऐसे ही बनाते थे, यहां पर देख रहे तो जल गया। ऊपर जब गए ना तो वहां पर दबाव कम था, हवा का दबाव क्या था? तो वहां पर तापमान क्या देना चाहिए था? कम।
लेकिन आपने तापमान तो 100 ही दिया ना, यानी तापमान ज्यादा दिया तो वह चीजें क्या हो गई, गल गई। बात समझ में आया, जल्दी जल गया। तो दबाव कम, चीजों को गलाने के लिए तापमान कम, दबाव ज्यादा, गलाने के लिए तापमान ज्यादा। यहां पर दबाव भी बढ़ा, तापमान भी बढ़ा, लेकिन तापमान से ज्यादा कौन बढ़ गया, दबाव, जिसके वजह से चीजें यहां पर गल नहीं पाई। तो चीज क्या है, सॉलिड। क्या है, सॉलिड। तो यहां पर ये चीजें काम कर रही है। बात समझ में आ रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सबका लेयर का क्या क्या नाम है, ठीक है।